जी हाँ, नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग लगातार अभ्यास कर रहे हैं, आज हम लोग उसी क्रम में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियोस, ये सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की, जो कि हिंदी का है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक जो है यहाँ पर बने रहिए। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में क्या 14 स्वर हैं, 11 हैं, 13 हैं या फिर 10 हैं? प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर खा हो जाएगा। जब भी पूछा जाए हिंदी भाषा में कितने स्वर या कहा जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर, तो आपको आंसर लगाना है 11। और जब पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी, जब किसी भाषा का नाम नहीं दिया होगा तो आप लगाएंगे 13, ठीक है। या फिर कह दे कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो भी आपको 13 लगाना है जब भाषा नहीं दिया होगा। जैसे ही हिंदी भाषा देगा उस समय आपके जो आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। चाहे हिंदी भाषा में कुल स्वर पूछे या हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछे, तो आंसर 11 ही होगा। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? क्या 2 प्रकार की होती हैं, क्या 4 प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं या फिर 8 प्रकार की होती हैं? ऑप्शन क, ख, ग या घ में कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका 2 बिल्कुल सही है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे स्वर होती हैं, और दूसरी जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं व्यंजन, ठीक है। तो 2 प्रकार की हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन। ओके, उम्मीद करता हूँ आप बेहतर सीख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? क्या राशि पुल्लिंग शब्द है, कुर्सी पुल्लिंग शब्द है, पक्षी पुल्लिंग शब्द है या फिर चील पुल्लिंग शब्द है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जो दिया गया ऑप्शन है उनमें पक्षी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जैसे जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे कि पक्षी उड़ रहा है। क्या कहेंगे? उड़ रहा है। कभी ये नहीं कहा जाता है कि पक्षी उड़ रही है। चील जो है ये क्या है? चील स्त्रीलिंग है, ठीक है। चील जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से राशि और कुर्सी दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। क्लियर? कैसे? जब भी राशि की बात आती है तो क्या कहते हैं? आपकी राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है। बाकी आप कुर्सी तो जानते हैं कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में निम्न में संधि का प्रकार नहीं है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रकार नहीं है, किसका प्रकार नहीं? तो संधि का। तो क्या स्वर संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि या फिर अनुस्वार संधि हो जाएगा? तो जब आपसे पूछेगा कि संधि का प्रकार नहीं है तो आप लगाएंगे कि अनुस्वार संधि जो होती है वो संधि का प्रकार नहीं होती है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4 ये जो है पूछा संधि का प्रकार नहीं, तो आपको अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं। तो जब भी पूछे संधियां कितने प्रकार की, तो संधि कितने प्रकार की, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती हैं। तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि पूछा गया, क्या विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है, क्या सदगति स्वर संधि का उदाहरण है, दिग्दर्शन है या फिर सज्जन है? तो स्वर संधि जहाँ पर होती है वहाँ पर स्वर स्वर में मेल होता है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। तो जब हम विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय हो जाएगा। यहाँ देखो द्या दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं विद धन आ। तो यहाँ देखो अंतिम वर्ण स्वर है प्लस आलय में पहला वर्ण स्वर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर
स्वर संधि हो जाएगी। विद्यालय में स्वर संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही दिया है। इसी प्रकार से जब हम लोग सदगति का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सत धन गति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण क्या है, तो यहाँ आप बताएंगे व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, तो यहाँ व्यंजन संधि होगी। दिग्दर्शन को हम लोग कैसे संधि करें, विच्छेद करेंगे, तो आप लिखेंगे दिक प्लस दर्शन। क्या लिखेंगे, दिक प्लस दर्शन लिखेंगे, तो यहाँ पर भी क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, और यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि, और इसको हम लोग जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन जन। क्या हो जाएगा, सत धन जन, और यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि होगी। ये आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, यथाविधि में कौन सा समास है। यथाविधि में कौन सा समास है, क्या कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। तो कौन सा ऑप्शन होगा का खा गा घा में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यथाविधि में अव्ययीभाव समास है, अर्थात अव्ययीभाव समास, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यथा प्लस विधि। जहाँ पर पहला शब्द अव्यय हो, क्या हो, पहला शब्द अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद जो है विशेषण होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर, अर्थात जहाँ पर पर्यायवाची वाले शब्द हों। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। क्लियर है, जैसे हम कहें बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, तो यहाँ इसको हम क्या से लिख सकते हैं, बैल से, जब इसको तोड़ेंगे तो बैल से चलने वाली गाड़ी, चलने वाली गाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो से है ये क्या है, कारक चिन्ह है। क्लियर है, बात समझ में आई। प्रश्न नंबर 7, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या आ उपसर्ग होगा, क्या अध उपसर्ग होगा, अधि होगा, या फिर ता होगा। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप जानते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द या शब्दांश कहेंगे, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो मानता एक शब्द है और इसके पहले क्या लगा है, तो आप कहेंगे अधि लगा है। तो जब मानता में हम अधि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अधिमानता। तो मानता के पहले शब्द क्या लगा, अधि लगा, तो हमारा उपसर्ग क्या हो गया, तो आप कहेंगे अधि उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो अ प्रत्यय लगा है, का प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है, या फिर ईक प्रत्यय लगा है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है, तो हम पहले देखेंगे प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में, या फिर जिसे आप कहेंगे बाद में लगाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। यहां पर क्या होगा, औपचार, क्या होगा, औपचार हो जाएगा। जो शब्द है इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे तो इक प्रत्यय लगाएंगे। जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका जो पहला शब्द होता है वो दीर्घ हो जाता है, तो औपचार का हो जाएगा औपचार हो जाएगा, और प्लस इक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा औपचारिक। बात समझ में आई। तो यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही दिया है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, क्या अग्र तत्सम होगा, आग तत्सम होगा, आज तत्सम होगा, या फिर आंख तत्सम होगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है, तो हमसे तत्सम पूछा गया है, तो यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे वो हो जाएगा हमारा अग्र जो है तत्सम है। तो अग्र तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा, तो तद्भव क्या होगा, अग्र का अगला, क्या ये दिया है आपका तद्भव शब्द। क्लियर है। आग
ये तद्भव है, आग का तत्सम क्या होगा, तो आप कहेंगे आग का तत्सम क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे अग्नि हो जाएगा। ठीक है, आज का तत्सम, आज भी तद्भव दिया है तो आज का तत्सम शब्द जो होगा वो आपका हो जाएगा अद्य। क्या हो जाएगा, अद्य हो जाएगा। वहीं आँख का तत्सम क्या हो जाएगा, तो आँख का तत्सम आपका अच्छी होता है। क्या होता है, तो अच्छी होता है। बात समझ में आई है? ओके। प्रश्न नंबर 10, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या 3 भेद होते हैं, क्या 2 भेद होते हैं, 4 होते हैं या फिर 7 भेद होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके कितने भेद होते हैं, तो उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होंगे, तो आप कहेंगे पहला उत्तम पुरुष, क्या, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होगा वो मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और तीसरा जो होगा वो अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, तो आप बताएंगे 3 भेद। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 11 में जो कहा है कि मीरा जोर से हंसी, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पर हमसे पूछा है क्रिया कौन सी होगी, तो मीरा जोर से हंसी, तो क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आक्रमक क्रिया, एक होता है आक्रमक क्रिया, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो जहाँ पर कर्म दिया हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर कर्म नहीं दिया रहता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया रहती है। तो यहाँ पर मीरा जोर से हंसी, तो यहाँ कोई भी कर्म नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर है? क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12, गेह का पर्यायवाची क्या होगा? हमसे पूछा है गेह का पर्यायवाची क्या होगा, क्या गृह होगा, क्या गर्दभ होगा, व्योम होगा या फिर गाय होगा? तो कौन सा यहाँ पर गेह का पर्यायवाची हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, यानी कि क, ख, ग या घ में कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गेह का पर्याय गृह होता है, गृह का मतलब घर होता है, गेह का मतलब घर होता है। घर को हम लोग निकेतन भी कह देते हैं, निकेतन कहते हैं, सदन कहते हैं, भवन कहते हैं, ठीक है, मंदिर भी कहते हैं। क्लियर है? ये आप याद रखेंगे। गर्दभ जो है, गर्दभ किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे गर्दभ गधा का पर्यायवाची है। इसको धूसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूसर कहते हैं। इसे बैसाख, क्या कहते हैं? बैसाख नंदन भी कहा जाता है। इसे खर भी कहा जाता है, खर। व्योम का मतलब है आकाश, तो व्योम जो है आकाश का पर्याय है। इसको क्या कहेंगे? आकाश को हम लोग अंबर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? आकाश, अंबर, आसमान, आसमान कह सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष कह सकते हैं। गाय का जो पर्याय, गाय आप जानते हैं, गाय को क्या कहते हैं? तो धेनु कहते हैं। ठीक है ना? गो कहते हैं। क्या कहते हैं? गो कहते हैं। गौ भी गाय को कहा जाता है, और कामधेनु कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। इसी गाय को हम लोग तनु भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्यायवाची है, इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पूछा है कि अवली और आविल शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कि इस अवली का अर्थ क्या है, इस आविल का अर्थ क्या है? तो क्या भंवरा या जल होगा, क्या नदी या गंदा होगा, पंक्ति या मित्र होगा, या फिर पंक्ति या फिर गंदा होगा? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग अगर देख लें तो जो अवली लिखा है, इस अवली का अर्थ होता है पंक्ति। क्या होता है? तो पंक्ति होता है। और आविल का अर्थ होता है गंदा। क्या होता है? तो आविल का अर्थ होता है गंदा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल, घ में बिल्कुल सही दिया हुआ है, पंक्ति और गंदा होता है। ठीक है। अली, अगर हम देखें तो अली का अर्थ क्या होता है? तो अली का अर्थ होता है भंवरा, ये भी बहुत पूछा जाता है। और अली का अर्थ होता है जो वो सखी होता है। क्या होता है?
सखी, ठीक है, महिला मित्र जिसको कहा जाता है। तो ये आप दोनों शब्दों को आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है, अली और अली। क्लियर है? अवली और आविल, ये आप याद रखिए, ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 14, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर हमें बताना है शुद्ध शब्द कौन सा लिखा, क्या अंताक्षरी लिखा है, अंत्याक्षरी लिखा है, अंताक्षरी या फिर अंताक्षिणी। तो यहाँ जो शुद्ध शब्द लिखा है वो खा विकल्प में सही लिखा है, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है, जिसमें आधा ना और आधा ताल लगा होता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 में निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर भी हमसे शुद्ध शब्द पूछा गया है, क्या पूज्यनीय होगा, क्या पूज्यनीय होगा, या फिर पूजनीय होगा, या फिर पूजनीय होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जो बिल्कुल सही वर्तनी है, जो शुद्ध शब्द लिखा है वो लिखा है पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है शब्द। क्लियर है? प्रश्न नंबर 16 में कहा है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेखांकित शब्द जो है वो स्वयं लिखा है, तो इसी स्वयं में हमें सर्वनाम बताना है। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है स्वयं, स्वयं का अर्थ है स्वतः से कार्य करना, यानी खुद कार्य करना। जब खुद कार्य कर रहे हैं, कोई और कार्य नहीं करता है, तो क्या होगा? ये निजी हो जाएगा, निजी मामला, यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर खा, विकल्प खा बिल्कुल सही है। स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 17, अमृत की वर्षा हो रही है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, क्या सुधा होगा, क्या अमीय होगा, अर्थ होगा, या फिर सोम होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? क, ख या गा में पूछा है अमृत की वर्षा हो रही है। यहाँ पर अमृत का अर्थ अमृत से नहीं है। क्या वर्षा अमृत की होती है? तो आप कहेंगे नहीं, अमृत का ही मतलब है सुधा। क्या सुधा की वर्षा होती है? नहीं। अमी का मतलब क्या है? तो होता है जहर। तो यहाँ जब बात करेंगे कि अमृत की वर्षा हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा कि वर्षा कैसी हो रही, कि बहुत ही काम की वर्षा हो रही है, अर्थात विकल्प गा सही है कि अर्थ की वर्षा हो रही है। ठीक है, अर्थ की वर्षा हो रही है, अर्थ का मतलब कि इसका कुछ ना कुछ पर्याय निकलेगा कि इससे फायदा हो रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा गया है कि साधु सज्जन होता है। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो जो रेखांकित शब्द दिया है वो यहाँ पर साधु दिया है, हमें साधु का विलोम बताना है। क्या असाधु होगा, असभ्य होगा, स्वाद वाला हो जाएगा, या फिर सैंधव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साधु का विलोम होगा वो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा कि साधु का विलोम असाधु होगा। असभ्य का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे असभ्य का विलोम सभ्य होगा। ठीक है। स्वाद वाला का विलोम क्या होगा? तो स्वाद वाला यानी कि जो स्वाद लेता हो, और जो स्वाद नहीं यानी कि स्वादहीन होगा। क्या हो जाएगा? स्वादहीन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो जो मोह है ये कैसा विशेषण है? क्या परिमाणवाचक विशेषण है, क्या सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है? तो जो यहाँ पर मोह शब्द दिया है, परिमाणवाचक मतलब किसी चीज़ की मात्रा बताता हो, तो यहाँ पर मात्रा की बात नहीं की गई है। सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जहाँ पर सर्वनाम लगा हो, सर्वनाम दिया हो तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। गुणवाचक में किसी का गुण बताया जाए, अर्थात जैसे अच्छा बुरा, है ना, अच्छा बुरा खट्टा मीठा। और संख्यावाचक में संख्या की बात की जाए, किसकी बात? संख्या की बात की जाए। तो यहाँ पर जो मोह है वो क्या है? किसी का गुण है। ठीक है, भाव दिया है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है मोह। क्लियर है। प्रश्न नंबर 20 जो कि आज का अपना अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है तुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य है, तुझसे उठा नहीं गया। तो जब हम वाच्य की बात करेंगे तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? तो एक कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, और एक भाववाच्य होता है। ठीक है। तो कृतवाच्य जैसे मोहन, मोहन क्या? मोहन पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये क्या होगा? ये कृतवाच्य हो जाएगा। इसी को अगर हम लिख दें कि पत्र
मोहन द्वारा लिखा जाता है, मोहन द्वारा लिखा जाता है, तो यहां पर हो जाएगा कर्मवाच्य की कर्म पहले दिया है। क्या कर्म? पत्र पहले दिया है। पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है या फिर मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। और भाववाच्य होगा जहां पर भाव दिया होगा कि मुझसे हंसा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, गाया नहीं जाता, तो ऐसे शब्दों को हम लोग भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही दिया है, तुझसे उठा नहीं गया, यानी कि यहाँ पर जो है वो भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, काफ़ी आप लोगों को इन वीडियोस से लाभ मिल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पर प्रैक्टिस करते रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।